अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर है और आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, काइंडली कंफर्म इन द चैट बॉक्स। ग्रेट। थैंक यू गजलक्ष्मी। थैंक यू, थैंक यू। सो गुड इवनिंग पेरेंट्स। आज के पावरफुल सेशन में आपका वेलकम है। आज का सेशन है व्हाई मेनी चिल्ड्रन लुक स्टक डिस्पाइट थेरेपी। सभी पेरेंट्स का ये बहुत बर्निंग प्रॉब्लम है। बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज हैं जिनको हम फोकस नहीं कर पाते, और इंडिया इकोसिस्टम के अंदर उसके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमें मेजर प्रॉब्लम आती है। आज हम स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें इस वेबिनार के अंदर डिकोड करेंगे, राइट। सबसे पहला रूल लिखिए, रूल के संग स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको बच्चे के संग काम करना है, पहला रूल है सबसे पहले आपको बच्चों को रेगुलेट करना है। सेकंड, ऑर्गेनाइज करना है। उसके बाद बच्चे को एंगेज करना है। लेकिन यहां पे हम क्या करते हैं, हम पहले बच्चे को एंगेज करते हैं। स्टार्टिंग कहां से होती है? मॉर्निंग में बच्चा जब स्कूल जाता है, स्कूल भेजते हुए मोस्टली पेरेंट कोई भी सेंसरी इनपुट नहीं दे रहे। बच्चे को हम क्या करते हैं, ना रेगुलेट करते हैं ना ऑर्गेनाइज करते हैं। स्कूल में जाता है बच्चा, वहां डायरेक्टली एंगेजमेंट स्टार्ट हो जाता है। किसी ने रिक्वेस्ट भेजी थी ट्रांसक्रिप्शन की, दोबारा से आप भेज दीजिए, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो बच्चा स्कूल में जाता है और वहां पे क्या होता है, जाते ही एंगेजमेंट के काम में हम उसको लेना शुरू करते हैं, और बच्चा ऑर्गेनाइज नहीं होता, रिस्पॉन्सेज बेटर नहीं होते। जब बच्चा घर पे वापस आता है, तब एग्जैक्टली क्या सिनारी होता है, स्कूल में बहुत सारा ओवरलोड होता है, ऑडिटरी ओवरलोड, विजुअल ओवरलोड, बहुत सारी डिमांड होती है, डिसिप्लिन होता है, ट्रांजिशन होता है। उन सब के बाद जब बच्चा घर पे आता है तो ऑलरेडी बच्चा बहुत सारे सेंसरी ओवरलोड में होता है। उस समय भी हम बच्चे को रेगुलेट नहीं करते, ऑर्गेनाइज नहीं करते। बाकी के दिन का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हम बच्चे को एंगेज करने की ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मैक्सिमम रिजल्ट्स नहीं आ पाते। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो सबसे पहला रूल है, सबसे पहले आप बच्चे को देखेंगे बच्चे की स्टेट क्या है। बच्चा ओवर अराउज्ड है, बच्चा अंडर अराउज्ड है, कि बच्चा ऑप्टिमल अराउजल लेवल पे। ऑप्टिमल अराउजल लेवल पे बच्चे बहुत कम होते हैं, या तो बच्चे ओवर अराउज्ड होते हैं या अंडर अराउज्ड होते हैं। तो उनकी स्टेट के हिसाब से ही आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। आने वाले कुछ वेबिनार्स में आपको मैं समझाऊंगा एग्जैक्टली कैसे फिगर आउट करते हैं। आज सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है, आज इंपॉर्टेंट चीजों को हम कवर करेंगे। तो जब बच्चे को आप बच्चे की स्टेट आइडेंटिफाई कर लेते हैं, स्टेट आइडेंटिफाई करने के बाद आप रेगुलेट ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर एंगेजमेंट स्टार्ट करते हैं। एंगेजमेंट का मतलब टेबल टॉप पे लेके बैठेंगे, लैंग्वेज का काम कराएंगे, कोई स्ट्रक्चर काम उसको देंगे। तब बच्चे के रिस्पॉन्सेज आप देखेंगे, रिस्पॉन्सेज एक अलग ही लेवल पे होंगे। तो ये मेजर मिस्टेक हमारी हो जाती है। रियल गोल्ड है, इसको आप लिख लीजिएगा, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलेट, ऑर्गेनाइज, एंगेज। अब इसके आगे चलते हैं। देखिए, प्रॉब्लम एफर्ट के अंदर नहीं आ रही। पेरेंट बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, सभी लोग अपने लेवल से एफर्ट कर रहे हैं जितनी अंडरस्टैंडिंग हमें बन पा रही है। बट प्रॉब्लम है सेंसरी रेगुलेशन इज कंप्लीटली मिसिंग। बच्चा स्टेबल नहीं है, कॉन्सेप्ट के वर्क पे लेके बैठे हुए हैं। बच्चे का ब्रेन पूरी तरीके से डिसऑर्गेनाइज है, उसके बिहेवियर में डेमोस्ट्रेट हो रहा है, और हम उससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि बच्चा हमारा कॉग्निटिव लेवल के टास्क को कंप्लीट करे, लॉजिक्स में अच्छा हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा हो, कॉज एंड इफेक्ट में अच्छा हो, जो पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर आपका ब्रेन पूरी तरीके से आपके बच्चे के सेंसरी सिस्टम को ही ऑर्गेनाइज करने में लगा हुआ है, मतलब बच्चे का ब्रेन, तो बच्चा किसी और जगह फोकस नहीं कर पाएगा। अटेंशन में कमी होगी, अंडरस्टैंडिंग में कमी हमको लगेगी, और रिस्पॉन्सेज में हमें देखिएगा रिस्पॉन्सेज उतने अच्छे नहीं आ पा रहे, क्योंकि ब्रेन की एक लिमिटेड प्रोसेसिंग कैपेसिटी है। प्रोसेसिंग कैपेसिटी की मैं बात कर रहा हूं, कैपेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं। ब्रेन के पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, इनफाइनाइट पोटेंशियल है, बट प्रोसेसिंग कैपेसिटी एक मूवमेंट के अंदर उसकी एक लिमिटेशन है। अब जब सारी प्रोसेसिंग हमारी सेंसरी इनपुट्स को ही मैनेज करने में लगी हुई है, डिस्फंक्शन है। या तो बच्चा हाइपर सेंसिटिव है, या बच्चा हाइपो सेंसिटिव है, या सेंसरी सीकर है। किसी भी कंडीशन में अगर सेंसरीज में अप एंड डाउन है और बच्चे का सारा एनर्जी वहां कंज्यूम हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर बच्चे के ब्रेन में वो स्पेस नहीं है कि वो कॉन्सेप्ट लर्निंग के लिए रेडी हो, लैंग्वेज बिल्डिंग के लिए रेडी हो, कॉग्निटिव के काम के लिए तैयार हो। तो वहां पे हमारे रिस्पॉन्सेज बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम कहां पे? सेंसरी रेगुलेशन इज मिसिंग। सेंसरी इनपुट बेसिकली कैसे काम करता है, ये ब्रेन का फूड है। अगर आपने बॉडी को फूड नहीं दिया, बॉडी वीक हो जाती है। सेम उसी तरीके से अगर आपने ब्रेन को फूड नहीं दिया तो ब्रेन भी वीक होना शुरू हो जाता है। ब्रेन के वीक होने का मतलब ब्रेन डिसऑर्गेनाइज रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, बहुत ज्यादा इनपुट ब्रेन में होगा या बहुत कम इनपुट होगा। कम इनपुट होगा तो हाइपो कैटेगरी का बच्चा है, ब्रेन रजिस्टर नहीं कर पा रहा। बहुत ज्यादा इनपुट ब्रेन में आ रहा है तो इतना ज्यादा इनपुट आ रहा है कि बच्चे की ब्रेन ही उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा। ये कुछ उस तरह है कि जैसे एक रूम में आपने एंटर किया और आपने एक स्विच को ऑन किया, तो एक बल्ब जलना चाहिए उससे, या एक लाइट जलनी चाहिए।
पर हाइपर सेंसिटिव बच्चा कैसा होता है, जैसे ही वो स्विच ऑन करेंगे तो बहुत सारे बल्ब जल जाएंगे। उसी तरीके से बच्चे के ब्रेन में, प्लीज श्री आपका वॉइस अनम्यूट है, आप म्यूट कर लीजिए। जब आपको कुछ पूछना है बीच में वेबिनार के बाद, तब आप अनम्यूट कीजिएगा, सब लोग म्यूट पर रखिएगा। तो उसमें उस समय क्या होता है, बच्चे जैसे हमने ऑन किया और बहुत सारी लाइट्स हमारे ब्रेन में जल गई, कुछ इस तरीके से। अगर बच्चा जब हमारा हाइपर सेंसिटिव होता है, हाइपर एक्टिव होता है, उसके ब्रेन में सिग्नल इस तरीके से जा रहे होते हैं। सेंसरी गेटिंग का जो प्रोसेस होता है बच्चे का पूरी तरीके से ठीक से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से सारे इनपुट को एनवायरनमेंट के बच्चा रजिस्टर करना शुरू कर देता है। हम और आप क्या करते हैं, हम फिल्टर आउट कर देते हैं। अभी आप मुझे सुन रहे हैं, आपके आसपास एसी चल रहा होगा, फैन चल रहा होगा, लेकिन ना आप फैन की साउंड को सुन रहे हैं, ना एसी की साउंड को सुन रहे हैं, ना लाइट्स पे ध्यान दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, मेरी मेरी साउंड पे फोकस कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। तो आप विजुअली मेरे संग एंगेज है, ऑडिटरी लेवल पे मेरे संग एंगेज है, लेकिन हियरिंग में आप सब कुछ कर रहे हैं बैक में। आप देख सब कुछ रहे हैं, स्कैन सब कुछ कर रहे हैं, आपको पता है एनवायरमेंट का, लेकिन फोकस वहीं कर रहे हैं जहां फोकस करना है। अब हमारे बच्चे के संग क्या है, जिन बच्चों को सेंसरी में बहुत सारे अप एंड डाउन हैं, वो सारे ब्रेन जितने भी एनवायरमेंट में इंफॉर्मेशन है, ब्रेन उसको एक संग रजिस्टर करना स्टार्ट करता है, फिल्टर नहीं करता। सारी इंफॉर्मेशन एक लेवल पे इंपॉर्टेंट होती है, बच्चा सेंसरी ओवरलोड में जाना शुरू कर देता है। मेरे ख्याल से आप कुछ कुछ मेरी बात यहां समझ पा रहे होंगे। अगर मैं फास्ट चल रहा हूं तो आप मुझे मेंशन कर दीजिएगा चैट बॉक्स में कि फास्ट हूं मैं थोड़ा, तो मैं स्लो डाउन हो जाऊंगा। अदरवाइज मैं अपने हिसाब से कोशिश करूंगा बहुत स्लो स्पीड में ही मैं कवर करूं, जिससे आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाए। स्क्रीन पे इस समय आप एक पैरामिड देख रहे होंगे सबको। ये पिरामिड है, सेंसरी पिरामिड। हर जगह प्रोफेशनल्स को फॉलो करते हैं, और आपको भी समझना है, जब पेरेंट प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो पेरेंट हमेशा चाहते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच को हम फॉलो करें। टॉप क्या हो गया आपका, कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, यहां से नीचे बॉटम पे आते हैं। लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है, अपोजिट। बॉटम अप अप्रोच से बच्चा ग्रो करता है, टॉप डाउन से कभी ग्रो नहीं करता। अब बॉटम अप अप्रोच क्या हुई एग्जैक्टली, ये समझिए। बॉटम में आप क्या देखेंगे, अगर आप लेफ्ट हैंड पे देखिए सब मेंशन है, सेंसरी सिस्टम्स आते हैं बॉटम में आपके। सबसे पहले बच्चे के सेंसरी सिस्टम राइट लेवल पे डेवलप होने चाहिए, अगर बच्चे को राइट वे में ग्रो कराना है। उसके बाद बच्चे का सेंसरी मोटर डेवलपमेंट होता है, फिर बच्चे का परसेप्चुअल मोटर डेवलपमेंट होता है, फिर बच्चा कॉग्निशन पे, इंटेलेक्चुअल पे काम करता है, जहां उसका एक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स एकेडमिक लर्निंग, यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमें कंसर्न आता है कि बच्चा डेली लाइफ की चीजें नहीं कर पा रहा, एकेडमी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, बहुत सारे बिहेवियर प्रॉब्लम है, तब हम प्रोफेशनल्स को अप्रोच करते हैं, या हम ट्राई करते हैं अलग अलग प्रोफेशनल से बात करें, कंसल्ट करें। लेकिन एग्जैक्टली हम टॉप डाउन अप्रोच पे जा रहे होते हैं, बॉटम को हम भूल जाते हैं। अगर आप एक हाउस बिल्ड कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उस हाउस की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर फाउंडेशन नहीं है, उसके ऊपर आप कुछ भी बिल्ड कर दें, वो टिकने नहीं वाला। ठीक उसी तरीके से अगर बच्चे के सेंसरी सिस्टम सेटल्ड नहीं है, तो ऊपर आप कुछ भी ट्राई करें बिल्ड करने की, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन द सेंसरी सिस्टम। और ये कौन कौन से सेंसरी सिस्टम है, काफी लोग आप में से जानते हैं, 8 सेंसरी सिस्टम हमारे होते हैं। ओल्फैक्टरी हो गया, विजुअल हो गया, ऑडिटरी हो गया, गस्टेटरी हो गया, टैक्टाइल, वेस्टिबुलर, प्रोप्रोसेप्टिव सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं जिन पे ये हमें एग्जैक्टली काम करना है। अगर बच्चा इस लेवल पे ऑर्गेनाइज नहीं है तो आगे के लेवल पे प्रॉब्लम आएगी। लेकिन हम अगर आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, बॉडी अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, बच्चा स्टेबल नहीं है, हम मोटर प्लानिंग पे काम कर रहे हैं, बच्चा स्टेबल नहीं है। हम काम कर रहे हैं कि बच्चा एनवायरनमेंट में जितने भी इनपुट्स हैं उनको स्क्रीन कर पाए, विजुअल स्किल्स बहुत बेटर हो, बॉडी स्कीम बहुत बेटर हो, यानी बॉडी मैपिंग ब्रेन में बहुत बेटर हो। जब बच्चे का प्रोप्रोसेप्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, तो बच्चे की बॉडी इमेजिनिंग कैसे बेटर होगी, बॉडी परसेप्शन कैसे बेटर होगा, बच्चे का पोस्टल सिक्योरिटी कैसे बेटर होगा, रिफ्लेक्स मेच्योरिटी स्टेज पे आ जानी चाहिए। जबकि रिफ्लेक्स सेंसरी से पहले होती हैं, पहले रिफ्लेक्सेस होती हैं, रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट करती हैं होती हैं, फिर सेंसरी सिस्टम्स हमारे आते हैं पिक्चर में, फिर सेंसरी सिस्टम का इंटीग्रेशन होता है हमारे, यानी वो मेच्योर हैं, सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, और बाकी एरियाज में स्टेप बाय स्टेप हम चलते जा रहे हैं। लेकिन बच्चे के अगर रिफ्लेक्सेस में प्रॉब्लम है तो रिफ्लेक्सेस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सेस को इंटीग्रेट करेंगे। रिफ्लेक्सेस जब तक एक्टिवेट रहेंगे, बच्चे का थिंकिंग ब्रेन, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ठीक से काम नहीं कर पाता। उसका रीजन क्या है, ब्रेन स्टेम इनवॉलेंटरी मूवमेंट परफॉर्म करता है, ब्रेन स्टेम में मोस्टली रिफ्लेक्सेस का हाउस होता है। अगर बच्चा वहां से ऑपरेट कर रहा है, इनवॉलेंटरी मूवमेंट बहुत ज्यादा है, उनका इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, रेजिड्यूअल है रिफ्लेक्सेस के, पूरी तरीके से इंटीग्रेशन नहीं हुआ। इंटीग्रेट तो होती है रिफ्लेक्सेस सभी बच्चों की, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, सभी बच्चों की रिफ्लेक्सेस तो इंटीग्रेट हो जाती हैं, पूरी तरीके से इंटीग्रेट नहीं होती। अगर कोई ब्रेन डैमेज की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में हो सकता है फुली अनइंटीग्रेटेड हो। तो रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट हो जाती हैं, पूरी तरीके से इंटीग्रेट नहीं होती, फंक्शन लाइफ में इंपैक्ट क्रिएट करती हैं हमारी।
तो जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर हमें चाहिए हमारे ब्रेन का जो थिंकिंग ब्रेन है, हायर फंक्शन है, वो एक्टिवेटेड हो जाए, तो हमें चाहिए रिफ्लेक्सेस भी टाइमली इंटीग्रेट होनी चाहिए। लेकिन आपको समझना ही है, जब सेंसरी का वर्क आप करते हैं तो ये हैंड टू हैंड जाता है। सेंसरी और रिफ्लेक्सेस ऐसा नहीं, रिफ्लेक्सेस पे अलग से ही कोई प्रोटोकॉल बना के आपको काम करना है। देखने में वो अलग प्रोटोकॉल होती है, प्रैक्टिकली एक ही कॉइन के दोनों साइड्स हैं। तो इकट्ठा ही अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो दोनों चीजों पे साइमल्टेनियसली ही काम होगा। मेरे ख्याल से आप मेरी बात यहां तक समझ पा रहे होंगे। अगर आप क्लियर हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए क्लियर, कंफ्यूज हैं तो लिखिए कंफ्यूज, जिससे मुझे क्लैरिटी होगी और फिर मैं उसी हिसाब से अपनी स्पीड आगे लूंगा। आप मेंशन कर दीजिए, करते रहिए, मैं इतना आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो यहां तक आप समझ पाएंगे। सेंसरी के बाद फिर हम क्या करेंगे, बॉडी अवेयरनेस पे काम करें। क्लियर है जी? और प्लीज कुछ पेरेंट्स मेंशन कीजिए। सब लोग एक्टिव रहिए मेरे संग। जितना आप एक्टिव रहेंगे सेशन को उतना इफेक्टिव बना पाएंगे जितना आप अच्छा कभी कंफ्यूज है, कंफ्यूज वाले मेंशन करते रहिए क्या क्या कंफ्यूज है। अगर आपने लेट ज्वाइन किया तो कंफ्यूज हो रहे होंगे, कहीं भी कुछ मिस होगा तो कंफ्यूजन आएगा, राइट? एक एक सेंटेंस सुनना जरूरी है। शार्प 8 बजे हमने स्टार्ट कर दिया सेशन। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। अभी काफी लोग क्लियर हैं, जिनका कुछ कंफ्यूजन है वो आगे भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सेंसरी मोटर हम पे हमने काम किया, हमने बॉडी स्कीम पे काम किया, बॉडी की अवेयरनेस पे काम किया, मोटर प्लानिंग पे काम किया बच्चे के, फिर आई हैंड कोऑर्डिनेशन पे काम किया, बच्चे के ऑकुलर मोटर कंट्रोल पे काम किया। अ, ठीक है, एक पर्सन का हो रहा है, पेरेंट का कंफ्यूज है। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक भी है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, आप चलते रहिए फ्लो में। पोस्चरल एडजस्टमेंट पे काम किया हमने, ऑडिटरी लैंग्वेज स्किल्स पे काम किया, विजुअल स्पेशल परसेप्शन पे काम किया, अटेंशन पे काम किया। बहुत से पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है, सर बच्चे की अटेंशन नहीं आती, अटेंशन बहुत वीक है। अगर बॉडी में स्टेबिलिटी नहीं है, बॉडी में बहुत ज्यादा मूवमेंट है, अटेंशन ऑटोमेटिकली इंपैक्टेड हो जाएगी। तो बॉडी को स्टेबल करना बहुत जरूरी है। जितनी बॉडी स्टेबल होगी, आइज स्टेबल होगी, आप देखेंगे अटेंशन बेटर होगी। कई बार ऐसा नहीं होता कि बच्चे में अटेंशन होती नहीं है, अटेंशन तो होती है, बहुत मल्टीपल रीजंस हो जाते हैं। बॉडी में स्टेबिलिटी नहीं है, बच्चा स्ट्रेस के अंदर है, ओवरवेल्म हो रहा है शेड्यूल से, तो भी अटेंशन बच्चे की जाएगी। बच्चा एस्केप मोड पे ज्यादा रहता है, बच्चे का एसएनएस सिस्टम ज्यादा एक्टिव रहता है कंपैरेटिवली पीएनएस सिस्टम के। प्लीज आप देखिए, कोई स्क्रीन पे कुछ ड्रॉ कर रहे हैं तो स्क्रीन पे प्लीज ड्रॉ मत कीजिए। मैं पेरेंट्स एक सेकंड इसको इरेज कर देता हूं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। इससे थोड़ा सा देखिए प्लीज पेरेंट, स्क्रीन पे कोई ड्रॉ कर रहे हैं स्क्रीन को पे ड्रॉ मत कीजिए, सेशन का फ्लो थोड़ा सा खराब होता है, हम डाइवर्ट होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं कहाँ था? हाँ, तो अगर बच्चे के, देखिए अब ये फ्लो हमारा ब्रेक हो गया ना बीच में, अब पता नहीं हम कहाँ चले गए फ्लो में। अब दोबारा से देखते हैं, अटेंशन की बात करें। तो देखिए अटेंशन के मल्टीपल रीजन है। बच्चा ओवरवेल्म है तो भी अटेंशन बच्चे की जाती है। बच्चे का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट होता है, यानी जिस तरीके से हम बच्चे से डील करते हैं, जो एक्सपीरियंसेस हम बच्चे के बिल्ड कर रहे हैं टेबल टॉप के टाइम एनवायरमेंट के अंदर, बच्चा हमारे संग कंफर्टेबल ना होके एस्केप ज्यादा करना चाहता है, कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करता, कंफर्टेबल हमारे संग नहीं होता। बच्चा का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जैसे मदर की वॉइस सुनता है या मदर टेबल टॉप पे लेके जाती है, बच्चे को एकदम से रियलाइज होता है मैं स्टक हो गया हूं। बहुत से पेरेंट्स ये फेस करते होंगे, आप एक्टिविटी कराना चाहते हैं बच्चे एक्टिविटी नहीं करते, आप टेबल टॉप पे बिठाना चाह रहे हैं बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, बड़ी मुश्किल से बैठ रहे हैं। लेकिन हम वहां ये भूल जाते हैं हम किस तरह का एनवायरनमेंट वहां पे क्रिएट कर रहे हैं। अगर एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, हेल्दी हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है, तो अटेंशन पे उसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली ही आएगा। आपको मैं फोर्सफुली कोई काम कराने लगूं तो वहां पे अगर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं कि अटेंशन आपकी आएगी जिसमें आप इंटरेस्टेड भी नहीं हो, तो नहीं आएगी। अगर मैं आपको ऐसा काम दूं जिसमें आपको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है तो अटेंशन आपकी आ जाएगी। तो मल्टीपल रीजंस है, एनवायरमेंटल करेक्शन की जरूरत है, पेरेंट की स्ट्रेटेजी की करेक्शन की जरूरत है, उसके बाद आपको रिफ्लेक्सेस को भी देखना है, बॉडी कोऑर्डिनेशन को भी देखना है, विजुअल स्किल्स को भी देखना है। बेसिक क्या हमारे बच्चे गेजिंग ट्रैकिंग ये सब स्किल्स हमारे बच्चे के सॉलिड हैं? अगर ये हमारे बच्चे के स्किल्स अच्छी तरीके से बिल्ड हो गई हैं, विजुअल परसेप्शन पे आप ठीक से काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे अटेंशन में आपको डिफरेंस वहां से दिखेंगे। तो मल्टीपल रीजन है जो इम्पैक्ट करते हैं। अब इसके बाद जैसे हम ग्रीन एरिया में हमने काम कर लिया, फिर हम जाते हैं ब्लू एरिया के अंदर। फिर एकेडमिक पे आप काम कर रहे हैं, बिहेवियर पे काम कर रहे हैं, डेली लिविंग एक्टिविटीज पे काम कर रहे हैं। तो पैरामिड है, ये बॉटम अप अप्रोच है, इसके हिसाब से ही आपको चलना होता है। ऐसा नहीं है आप बीच के कुछ एरियाज को मिस कर देंगे और ऊपर चलते जाएंगे। साइमल्टेनियसली बच्चे के एक संग काफी सारे टारगेट्स हो सकते हैं अलग अलग एरियाज में से, ब्लू एरिया में से, ग्रीन एरिया में से, एज के हिसाब से, येलो एरिया में से। पर आपको जो रेड एरिया है ये वाला, यानी बॉटम ऑफ द पिरामिड सेंसरी सिस्टम, सबसे पहले आपको ये बिल्ड करने पड़ेंगे। इसके बिल्ड किए बिना
ब्रेन में जब तक स्पेस नहीं होगा पूरा प्रोसेसिंग का, आप कोई भी काम कराएंगे आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, और आप हमेशा स्टक फील करेंगे, बच्चे के रिस्पॉन्सेज बेटर नहीं आ पाएंगे। तो ये थोड़ा सा आप नोट करके रखिए। आगे बढ़ते हैं। बच्चे का ब्रेन या हम सबका ब्रेन 24/7 काम करता है। फिर थेरेपीज 45 मिनट्स के लिए 4 डेज इन अ वीक ही क्यों? बाकी के 23 आवर्स हम क्या कर रहे हैं? और जिन दिनों हम थेरेपीज नहीं ले रहे, सेंसरी की थेरेपीज नहीं ले रहे, वहां पे हम बच्चे को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब जैसे मैंने कहा 24/7 सिस्टम्स काम करते हैं, बहुत से पेरेंट्स कंफ्यूज होंगे। 24/7 कैसे काम करते हैं? आप रात को सो रहे हैं, आप किसी ने वहां पे फाइट करना स्टार्ट किया या बहुत तेज चिल्लाना शुरू किया, तो क्या आप उठ जाते हैं? क्या आपका ऑडिटरी सिस्टम से आपको इनपुट मिला, आपको अवेयरनेस हुई यहाँ पे कोई चीख रहा है, किसी ने बहुत ज्यादा लाइट जला दी, आपकी नींद खुल जाती है, आपको दिखता है कि बहुत ज्यादा लाइट यहाँ पे किसी ने ऑन करी है? बच्चों के संग भी ऐसा होता है। तो हमारे सिस्टम्स क्या हमको बता रहे हैं कि जब हम सो रहे हैं तब भी हमारे सिस्टम इनपुट ले रहे हैं। आपको कोई थ्रो कर दे बेड से, आप फ्लोर पे गिर जाएं, तो गिरने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली आप बेड के ऊपर नहीं है। आपके टैक्टाइल सिस्टम, प्रोप्रोसेप्टिव सिस्टम, वेस्टिबुलर सिस्टम सब काम कर रहा होता है। तो ऐसा नहीं है हमारे सिस्टम्स काम नहीं कर रहे होते, लेकिन एटलीस्ट जब तक हम एक्टिव हैं उस समय के अंदर क्या हम प्रॉपर इनपुट्स बच्चे को दे पा रहे हैं? 45 मिनट का एक सेंसरी सेशन बच्चे को 5 to 6 आवर्स के लिए ऑर्गेनाइज करता है, वो भी उस बच्चे को जिसके सिस्टम्स अब मैच्योर होना स्टार्ट हो रहे हैं, अच्छे रिस्पॉन्सेज करते हैं। अगर बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, 1 से 2 घंटे काम करेगा एक अच्छा सेंसरी इनपुट, और कुछ बच्चों के लिए उससे भी कम, डिपेंड करता है। तो अगर हम इसको एक नॉर्मल वे में बात करें कि जनरली अगर बच्चा इनिशियल स्टेजेस पे है तो 1 से 2 सेशन की दिन में उसको जरूरत है। अगर बच्चा हमारा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है और उसको 1 या 2 सेशन से इम्पैक्ट नहीं आता, या तो वो सेशन हैवी हो जाते हैं या उसकी नीड के हिसाब से फिट नहीं बैठते, स्क्रीनिंग के बाद ये आप समझते हैं, तब आप उसको चंक्स में भी डिवाइड करके देते हैं। तो हर बच्चे के हिसाब से ये प्रोफाइलिंग अलग होती है, लेकिन आपको हर वक्त ये नोट करना है कि मेरा बच्चा मुझे अभी क्या बता रहा है, मेरा बच्चा अभी क्या नीड डेमोस्ट्रेट कर रहा है। And you will be in a position where you can identify what my child is showing, and according to that what kind of sensory input I have to give in that particular moment. Otherwise you're not working on sensories. Taking sessions for 45 minutes only 3 days in a week, 4 days in a week is not sufficient. And that is the main reason that most of the parents get stuck in sensory loop. तो थेरेपीज या ऑफलाइन सेंटर्स जो हम काम कर रहे हैं, ये 20% का एक सपोर्ट आपको देता है, किक स्टार्ट, जो जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको एनवायरनमेंट मिलता है, एक प्रोफेशनल हैंड डायरेक्टली बच्चे पे काम कर रहा है। उसके बाद जो 80% का काम है वो आपका आपका घर से आता है। 95% बच्चे की ग्रोथ घर से आती है, 80% काम घर में करना है, और घर का सिस्टम वीक है। या तो हमारे पास होम प्लान्स नहीं है, और होम प्लान्स है तो उसको किस तरह इंप्लीमेंट करना है उसकी गाइडेंस नहीं है। कौन सी एक्टिविटी को कितने कितने समय परफॉर्म करना है, कब कब मॉडिफाई करना है, कब ऐड करना है, कब रोकना है, बच्चे के बिहेवियर हमें क्या पॉजिटिव साइन दे रहे हैं, नेगेटिव साइन दे रहे हैं, हम राइट डायरेक्शन में है, रॉन्ग डायरेक्शन में, इसकी कोई भी ट्रैकिंग नहीं है। तो इससे क्या हो जाता है, पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा खराब हो जाता है, जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से आप काफी लोग मेरी बात समझ पा रहे हो। जब ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता तो एग्जैक्टली क्या होता है? सेंसरी इनपुट्स में ब्रेन एंगेज है, या तो इनपुट बहुत ज्यादा है, इनपुट बहुत कम है, तो ब्रेन सारा ऑक्यूपाइड वहां पे है, बाकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा, तो क्या आते हैं, बिहेवियर्स आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब आपका ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा तो नेचुरल सी बात है आप बिहेवियर दिखाना स्टार्ट करेंगे। एंड बिहेवियर कैन बी योर सेकंड कम्युनिकेशन बिकॉज यू आर फेसिंग ट्रबल इन एक्सप्रेसिंग योर। तो आप एक इजी रूट ढूंढते हैं, आप बिहेवियर के थ्रू कम्युनिकेट करना स्टार्ट करते हैं, बिहेवियर पे पेरेंट्स रिस्पॉन्स करते हैं, बिहेवियर रजिस्टर हो जाता है कि पेरेंट्स ने मेरी बात को शायद समझ, और अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर हम देखना शुरू कर देते हैं। अटेंशन हमारी अनस्टेबल हो जाती है बच्चे की, क्योंकि जब बिहेवियर्स होंगे, ब्रेन एंगेज होगा, ऑक्युपाइड होगा, तो अटेंशन कैसी होगी आपकी, स्टेबल नहीं होगी। और लर्निंग उससे क्या होगा, आपकी स्लो हो जाएगी। जब अटेंशन नहीं होगी, बिना अटेंशन के आप लर्निंग नहीं कर सकते, बिना विजुअल स्किल्स के, अच्छी स्किल्स नहीं है विजुअल आपकी, गेजिंग ट्रैकिंग अच्छी नहीं है, रिफ्लेक्सेस, एटीएनआर का कोई साइन है, कॉपी फ्रॉम बोर्ड नहीं कर पा रहे, अगर बच्चा उस एज में है, बच्चा स्कूल जा रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो लर्निंग में इंपैक्ट आना शुरू हो जाता है। आपकी फाइन मोटर स्किल ठीक नहीं है, आपकी मसल्स और ब्रेन की कनेक्शन बेटर नहीं है,
आप ठीक से पेंसिल होल्ड नहीं कर पा रहे, ठीक से राइट नहीं कर पा रहे, रिस्ट के मूवमेंट ठीक नहीं है, शोल्डर स्टेबिलिटी ठीक नहीं है, तो क्या होगा, आपकी लर्निंग इम्पैक्टेड हो जाएगी। और क्या इसका मतलब क्या है, आपका प्रोप्रोसेप्टिव सिस्टम ठीक तरीके से इनपुट को रजिस्टर नहीं कर रहा। तो आपको वो भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। फोर्स का बच्चे को आइडिया नहीं है, बॉडी की अवेयरनेस नहीं है, प्रॉपर पोस्चर में बैठ नहीं पाता, कोर उसकी वीक है, तो पूरा स्ट्रेट होके स्पाइन को स्ट्रेट करके नहीं बैठ पाता, बैठता है तो मूवमेंट में रहता है। तो ये सारे साइन क्या है, इसका मतलब आपकी लर्निंग पे बच्चे की इम्पैक्ट आने वाला है। और जब ये सब चीजें होती हैं तो हम देखते हैं इमोशनल मेल्टडाउन ज्यादा होते हैं, बच्चे क्रैंकी ज्यादा होते हैं, एस्केप ज्यादा करते हैं, इंपल्सिविटी हमें बच्चों में ज्यादा दिखती है। मेरे ख्याल से आप यहाँ पे मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो दिस इज नॉट अ बैड बिहेवियर, ये कोई बैड बिहेवियर नहीं है। हो क्यों रहा है एग्जैक्टली क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन वीक है, जिसकी वजह से ये सारे साइंस दिख रहे हैं। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो ये सारे साइंस आपको कम दिखेंगे, लिमिटेड दिखेंगे या नहीं होंगे। तो डेवलपमेंट कैसा है बच्चे का, जैसे एक हाउस को बिल्ड करना फॉर एग्जाम्पल, यहां से आप समझिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फाउंडेशन है आपका सेंसरी सिस्टम, और जो आप घर बना रहे हैं फाउंडेशन के ऊपर, तो वॉल्स जो बनाएंगे, वॉल्स है अटेंशन, वॉल्स के बाद जब उसको रूम्स में कन्वर्ट करेंगे वो लर्निंग है आपकी, और जो रूफ है वो इमोशन है। तो हम प्रॉब्लम में है कि हमारे बच्चे की इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। कभी बच्चा हंस रहा है, कभी बच्चा रो रहा है, कभी बच्चा नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। दैट इज वन ऑफ अवर बिगेस्ट प्रॉब्लम। बट ये आ कहां से रही है, बिकॉज फाउंडेशन। तो ये म्यूट पे है, प्लीज म्यूट कीजिए, प्लीज सेशन में सब लोग म्यूट रखिए। तो आपकी अगर आप रूफ की बात कर रहे हैं लेकिन आपका फाउंडेशन वीक है, तो घर की रूफ कैसे बिल्ड होगी। सर कैन वी दैट वीडियो सर। देखिए लाइव सेशन है, रिकॉर्डेड कुछ नहीं है, इसका लाइव ही अटेंड करना है आपको। आप करते रहिए मेरे संग, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ पाए हैं। सो वाई मोस्ट ऑफ द चाइल्ड फील्स इनकंसिस्टेंट, एक दिन बहुत अच्छे हैं, अगले दिन स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके मल्टीपल रीजंस हैं, मल्टीपल रीजंस हैं। हम कहते हैं बच्चा सर आज बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, कर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, कभी ठीक करता है, कभी रिस्पॉन्सेस ठीक देता है, कभी रिस्पॉन्सेस ठीक नहीं आते, बहुत सा कंफ्यूजन रहता है। क्यों होता है, तो जब आपने बच्चे को राइट इनपुट दे दिया, बच्चे का ब्रेन ऑर्गेनाइज है, बच्चा रेडी है एंगेजमेंट के लिए, आपने कोई एंगेजमेंट कराया या नहीं भी कराया, आप कहीं लेके गए या घर की सेटिंग में आपने देखा बच्चे के रिस्पॉन्सेज बेटर हो गए। लेकिन जैसे जैसे ही सेंसरीज में अप एंड डाउन हुए, जैसे ही बच्चे की स्टेट चेंज हुई, स्टेट का मतलब तीन स्टेट समझिए, ओवर अराउज, अंडर अराउज, ऑप्टिमल अराउजल लेवल। जैसे ही बच्चे की स्टेट चेंज हुई, बच्चे के रिस्पॉन्सेज में चेंज आने शुरू हो गए। अब बच्चा फिर स्ट्रगल करना शुरू करता है। तो अगर आपको चाहिए बच्चा स्टेबल है, तो सबसे पहले आपको फाउंडेशन को बिल्ड करना आना चाहिए। अब बहुत सारे क्वेश्चंस पेरेंट के माइंड में आ रहे होंगे, सर समझ में आया मुझे ये, पर ये फाउंडेशन कैसे बिल्ड करना है एंड सो ऑन। अब आगे हम चलेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी एग्जैक्टली ये थोड़ा सा फंक्शन भी कैसे करना है। बहुत डिटेल में तो मैं इसको और कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ इस मूवमेंट पे जितना बेस्ट पॉसिबल है वो मैं ट्राई करूंगा। क्योंकि मैंने आपको रीजन बताया, बिकॉज द बेस इज अनस्टेबल, और जब बेस अनस्टेबल होता है तो प्रॉब्लम आती है। सेंसरी वर्क बच्चे को कंट्रोल करने के लिए नहीं होता। एक बात सारे पेरेंट्स समझ लीजिए, आपका बच्चा किसी भी एज ग्रुप में हो, मेरे पास 3 ईयर से लेके 22-23 ईयर्स तक के बच्चे हैं। तो सारे एज ग्रुप के बच्चों के संग हम काम करते हैं, मतलब पेरेंट के संग हम काम करते हैं, डायरेक्टली पेरेंट इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। क्योंकि होम प्लान्स को वही इंप्लीमेंट करेंगे, हम रिव्यूज करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं उनके प्रोग्राम को। एक चीज मैं सभी पेरेंट को कहता हूं, कभी भी सेंसिटिव बच्चे को कंट्रोल करने के लिए नहीं होता। बहुत सारे थेरेपी सेंटर्स की हमारे पेरेंट्स हमें कंप्लेन करते हैं, ऑफलाइन सेंटर्स की, कि सर मेरा बच्चा पूरे सेशन में रोता रहता है। अगर बच्चा पूरे सेशन में रोता रहता है और हमेशा रोता रहता है, तो कोई भी सेंसरी इंटीग्रेशन का काम वहां पे नहीं होने वाला। बच्चे का ब्रेन जब तक हैप्पी मोड में नहीं होगा, बच्चा सेंसरीज को इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा, बच्चे का ब्रेन उस पोजीशन में ही नहीं रहेगा। हैप्पी ब्रेन में ही सेंसरी इंटीग्रेशन का प्रोसेस होगा। अगर आपका बच्चा क्रैंकी रहता है, स्टेबल नहीं रहता, क्योंकि आप भी थोड़े अग्रेसिव रहते हैं, आप भी थोड़े इमोशनल अप एंड डाउन से निकलते हैं, तो आप क्रैंकी रहते हैं, या आप सोचते हैं फ्यूचर में क्या होगा उससे कंफ्यूज रहते हैं, तो बच्चे पे उसका इम्पैक्ट आता है। अब बच्चा अगर हैप्पी नहीं है अपने एनवायरनमेंट से, तो उसके सेंसर इंटीग्रेशन के प्रोसेस में प्रॉब्लम आएगी। हैप्पी ब्रेन में ही सेंसर इंटीग्रेशन का प्रोसेस होगा। ओनली बाय इंप्लीमेंटिंग द सेंसरी एक्टिविटीज वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेंसरी इंटीग्रेशन प्रोसेस कैन हैपन ऑटोमेटिकली। सो विच वी शुड नीड टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट, हाउ द ब्रेन इज फंक्शनिंग, राइट। जब वो समझेंगे उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है। तो मैंने बताया, अगर बच्चा रो रहा है थेरेपी सेंटर्स के अंदर, कंफर्टेबल नहीं है, जाना नहीं चाहता, क्रैंकी रहता है,
आपको रुक के सोचने की जरूरत है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली आ रही है जिसकी वजह से मेरा बच्चा इस तरह का बिहेवियर दिखा रहा है। कई बार बच्चे बिहेवियर भी करते हैं, मैं वो भी एग्री हूं, पर हमेशा ऐसा नहीं है, हमें रेड सिग्नल्स को कैच करना है। एक पेरेंट ने मुझे बताया कि एक थेरेपी सेंटर में एक थेरेपिस्ट क्या करते थे, बच्चे को बहुत टाइट हक करते थे, और इतना टाइट हक करते थे कि बच्चा रोने वाला हो जाता था। फिर उसको एक्टिविटी परफॉर्म कराते थे, वर्बली कुछ नहीं कहते थे, और बच्चा बैक टू बैक एक्टिविटी परफॉर्म करता था। वही थेरेपिस्ट बीन बैग में बच्चे को लेके बीच में लिटा के बीन बैग को इतना टाइट प्रेस करते थे कि बच्चे को पेन फील होए। अब उसका रीजन क्या था, जब मैंने मदर से पूछा, उन्होंने बताया कि उनका कहना है थेरेपिस्ट का कि हमने ऐसा इसलिए किया है कि बच्चे को एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दिया है। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एक नया वर्ड आपने सुना होगा आज, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमने मदर को गाइड किया कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कुछ नहीं है। अगर बच्चे को आपने ये मसल थ्रेट दे दी कि मैं पावरफुल हूं, आप छोटे हो और देखो मैं आपको इस तरह अपनी मसल पावर दिखा सकता हूं, तो बच्चा तो काम करेगा ही करेगा ना पूरे थेरेपी सेंटर के अंदर पूरे टाइम में। पर उससे सेंसर इंटीग्रेट नहीं होने वाला, क्योंकि वो बच्चा अपना एग्रेशन बिहेवियर बाद में अलग अलग जगह दिखाना शुरू करेगा। बच्चा जो भी एक्सपीरियंस कर रहा है, वो एक्सपीरियंस बच्चे के संग रहने वाला है, और लंबे समय तक रहने वाला है। तो बच्चे के किसी भी एक्सपीरियंस को खराब नहीं कर सकते आप। बच्चे छोटे हैं, 2 साल के हैं, 3 साल के हैं, 5 ईयर्स के हैं, 6 ईयर्स के हैं, 8 ईयर्स के हैं, 10, 12, 15 ईयर्स के हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को आप खराब नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी ऐसा करता है, कमेंट है भी, कोई भी अगर ऐसा करता है तो बिल्कुल उसमें एक्टिवली आपको एक्शन लेने की जरूरत है, और कोई भी रॉन्ग चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। सेंसरी वर्क का मतलब है कि बच्चे को सपोर्ट करना, उसको फोर्स नहीं करना, बच्चे को हेल्प करना नॉर्मल बिहेव करने के लिए, एज पर द एनवायरमेंट बिहेव करने के लिए, ना कि उसके ब्रेन को टॉर्चर की कंडीशन में लेके जाना। तो सेंसरी वर्क हेल्प्स द ब्रेन फील सेफ एंड ऑर्गेनाइज्ड। मेरी साइड से चैट बॉक्स में शायद कोई बटन प्रेस हो गया है रिप्लाई का, तो बाय डिफॉल्ट हो गया है। ठीक है। रिड्यूस ओवरलोड, सेंसरी का काम क्या है, रिड्यूस ओवरलोड को, रिड्यूस करना, रेडीनेस करना है, इंप्रूव्स रेडीनेस, राइट, लर्निंग के लिए। आप रेडी हो जाए, एंगेजमेंट के लिए रेडी हो जाए, लर्निंग आपकी पॉसिबल हो जाए, ये है सेंसरी का काम। सेंसरी काम ना तो बच्चे को टॉर्चर करना है, ना एक्टिविटीज को इम्पोज करना है, प्लेफुल वे में एक्टिविटीज कराना है। 2-3 रूल्स पेरेंट आप नोट कर लीजिए, हाउ डू यू अलाउ इट, ठीक। 2-3 रूल्स, आप पेरेंट्स डिबेट में नहीं जाना, कुछ हो गया इंसिडेंट तो ठीक है, इट्स ओके, पर हमें एक्शन लेना है, सबको एक्शन लेना चाहिए, बच्चों के लिए आप लोग रेडी होने चाहिए। अब समझना है क्या पेरेंट्स, कहाँ पे थे हम लोग, ठीक है, मेकिंग लर्निंग पॉसिबल, ये हो गया हमारा डन। 2-3 रूल आप समझ लीजिए। बच्चा अगर प्ले नहीं कर रहा, या प्ले की फॉर्म में उसको एक्टिविटीज नहीं करा रहे, सेंसरी इंटीग्रेशन के प्रोसेस में आप बहुत ज्यादा स्टक होने वाले हैं। बच्चा सिर्फ प्ले से ग्रो ग्रो होता है, मूवमेंट से ग्रो होता है ना, मूवमेंट से घबराना है नंबर वन, मूवमेंट को स्ट्रक्चर्ड करना है। जिस बच्चे का मूवमेंट नहीं होगा, बहुत से पेरेंट मुझे कंप्लेन करते हैं, सर हमारा बच्चा मूवमेंट में रहता है, एक जगह से दूसरी जगह रहता है। मैं समझता हूं, जब मूवमेंट्स हमें कोई गोल ओरिएंटेड नहीं दिखती, हमें अजीब सी दिखते हैं, एक्सप्रेशन डिफरेंट से दिखते हैं, और मूवमेंट बहुत ज्यादा होते हैं, जिसको हम हाइपर एक्टिविटी भी कह देते हैं कई बार, तो हमें लगता है कि हमारा हमारा बच्चा जो कर रहा है ठीक नहीं, किसी भी तरह सेटल होके बैठ जाए। अगर बच्चा सेटल होके बैठ जाएगा, बच्चे के मूवमेंट्स नहीं होंगे, बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा। मूवमेंट बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्ले बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो भी इंप्लीमेंट करेंगे, जो भी एक्टिविटीज बच्चों के संग कराएंगे, हमेशा उसको प्ले की फॉर्म में कराएंगे। अगर आप सिर्फ स्ट्रक्चर्ड वे में बच्चे को सेंसरी एक्टिविटीज दे रहे हैं, तो सरफेस लेवल पर यू आर पुटिंग ऑल योर एफर्ट, यू आर इंप्लीमेंटिंग ईच एंड एवरीथिंग, बट एग्जैक्टली यू आर नॉट फॉलोइंग सेंसरी इंटीग्रेशन प्रोसेस। आप क्यों नहीं फॉलो कर रहे, क्योंकि आप सिर्फ एक्टिविटीज दे रहे हैं, प्ले इज नॉट देयर इन दोज एक्टिविटीज, सो नथिंग इज गोइंग टू बी हैपन। मे बी यू विल गेट सम रिजल्ट्स, मे बी you will get some good result, but not that great result which you can expect and which you can achieve very easily. So play should be there in the child environment, number one. And number second, हमें उसको मूवमेंट भी बहुत देना, मूवमेंट भी स्ट्रक्चर्ड वे में। तो दीज टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी चाइल्ड ग्रो। तो इससे घबराना नहीं है मूवमेंट से, और प्ले को कभी भी उसको निकालना नहीं है। प्ले निकाल दिया तो खाने से नमक निकाल दिया, कुछ ऐसा ही है। तो आप समझिए, जो भी काम आप कर रहे हैं सरफेस लेवल पे यू आर पुटिंग एफर्ट्स, और ग्राउंड लेवल पे, और एग्जैक्टली आप जो कोई काम नहीं कर रहे उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो मेरे ख्याल से काफी पेरेंट यहां तक की बात समझ गए। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, एक प्रॉब्लम आती है, एक बिहेवियर अगर बच्चे का आया,
तो हम हर जगह व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, इन वेबिनार्स के अंदर, जैसे इस वेबिनार में भी आप बहुत से आपके क्वेश्चन होंगे स्पेसिफिक बिहेवियर्स को लेके, हम बहुत सारे रैंडम क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं और रैंडम आंसर लेना शुरू कर देते हैं। अगर एक बिहेवियर बच्चे का आ रहा है तो उस बिहेवियर के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। चार बच्चों का सेम बिहेवियर है, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल, हिटिंग है, रनिंग है, मेल्टडाउन है। कोई शायद अनम्यूट में, देखिए एक बार। पसंद पड़ेगा। दीपक। हाँ प्लीज जरा म्यूट रखिए आप। देखिए, हिटिंग, रनिंग, मेल्टडाउन, अगर ये बच्चे के बिहेवियर्स आ रहे हैं और आप किसी वेबिनार में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, यूट्यूब चैनल पे हैं, कैन यू टेल सम सेंसिटिव एक्टिविटी टू डू एट होम। देखिए ये वही जो मैं कह रहा हूँ, वही बात आप मुझसे पूछ रहे हैं। एक सेकंड पेरेंट, किसी पेरेंट की रिक्वेस्ट आई है एआई कंपेनियन की, मैंने उसको ओके कर दिया है। but it is loading, it is taking time, so now I'm going to cross the screen. Just wait for a moment. ठीक है। हाँ जी पेरेंट, तो हम बात कर रहे थे, वापस आते हैं टॉपिक पे। पेरेंट्स प्लीज जो भी रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं आप बीच में मत कीजिए, क्योंकि ना सेशन का फ्लो फिर थोड़ा सा हमारा खराब हो जाता है। हिटिंग, रनिंग, मेल्टडाउन, अगर बच्चे के बिहेवियर्स आ रहे हैं, इसके पीछे रीजंस डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे अभी पेरेंट ने भी एक क्वेश्चन हमसे क्वेरी यहाँ पे करी है। देखिए, बिना स्क्रीनिंग के अगर आपको कोई भी एडवाइस दे रहा है और रैंडम एडवाइस है, एक बच्चे की हिटिंग आ रही है, हिटिंग के मल्टीपल रीजन है, बच्चा एस्केप करना चाहता है टास्क से, तो उसके लिए एक अलग वे है उसको ट्रीट करने का। बच्चे को सेंसरी कंसर्न है, अलग तरीके से डील करेंगे। बच्चा को टेंजिबल प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है, अलग तरीके से डील करेंगे। बच्चा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर कर रहा है, अलग तरीके से डील करेंगे। बच्चे ने उसको अपना सेकंड कम्युनिकेशन बना लिया है हिटिंग करने को। जब भी बच्चे ने रोना स्टार्ट किया, हिटिंग करने स्टार्ट करी, जिस चीज की डिमांड करी, पेरेंट ने उसको दे दिया बच्चे को। तो बच्चे को लगा बोलने की जरूरत नहीं है, जब भी मुझे कुछ चाहिए तो मैं हिटिंग करना स्टार्ट कर दूंगा, थोड़ी देर में मम्मी और पापा मुझको वो दे देते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल चॉकलेट की ही बात से, तो बच्चे का वो कम्युनिकेशन बन गया बाय डिफॉल्ट। अब बच्चे को कुछ भी चाहिए, वो बच्चा रो रहा है, हिटिंग कर रहा है, और आप उसकी वो चीज पूरी कर देते हैं। बच्चे का लो प्रोप्रोसेप्शन है, टैक्टाइल हाइपो है बच्चा। बच्चा रजिस्टर नहीं कर पा रहा है इनपुट्स को, अपनी बॉडी को अवेयर करने के लिए बच्चा अपने आप को ही हिटिंग करना स्टार्ट कर देता है। अलग अलग रीजंस है। तो अगर आपने किसी वेबिनार में या मुझसे पूछा कि बच्चे की हिटिंग है और आप मुझे इसका कुछ एक्टिविटीज बता दीजिए, तो आपको लगता है क्या वो राइट आंसर आपको मिल पाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिगर आउट द व्हाई बिहाइंड द बिहेवियर, कि व्हाई दिस पर्टिकुलर बिहेवियर इज कमिंग, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। जैसे ही आप उस व्हाई को फिगर आउट कर लेते हो, उस व्हाई के हिसाब से यू हैव टू प्लान द इंटरवेंशन। इफ व्हाई इज नॉट क्लियर, so what exactly you're looking for? And for figuring out the why, and for figuring out the why, what exactly you have to do is you have to observe the child thoroughly. You have to screen the child thoroughly. You need to understand the child profile first. रैंडम ट्रायल एरर नहीं होता है, सेंसरी इंटीग्रेशन का प्रोसेस है। वी आर नॉट डूइंग एनी ट्रायल एंड एरर हेयर। तो प्लीज पेरेंट, अगर आप कहीं भी रैंडम एडवाइसेस ढूंढ रहे हैं, चाहे मेरे से कहीं और से, उन रैंडम एडवाइसेस को ढूंढना बंद कीजिए, उससे आपका नुकसान है। एवरी बिहेवियर कम फ्रॉम फॉर डिफरेंट डिफरेंट रीजंस, वी हैव टू फिगर आउट द रीजन फर्स्ट। वाई फिगर आउट आप करें, उसके बाद उस पर आप काम करें। इस तरीके से रनिंग है, अगर रनिंग बच्चे की आ रही है तो बच्चे, हम कहते हैं वेस्टिबुलर सीकर है। अब वेस्टिबुलर सीकिंग पे आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कभी भी देख रहे हैं मूवमेंट नहीं जा रहा। लेकिन मूवमेंट क्यों आ रहा है? बच्चे को लो प्रोप्रोसेप्टिव अवेयरनेस है, इनपुट को रजिस्टर नहीं कर पा रहा है, इसलिए आ रहा है बच्चे का मूवमेंट। बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, इसलिए आ रहा है बच्चे का मूवमेंट। बच्चे को ऑडिटरी विजुअल ओवरलोड है, अपने आप को काम डाउन करना चाहता है, इसलिए मूवमेंट आ रहा है बच्चे का। राइट? बच्चे का स्ट्रक्चर बहुत हैवी है, इसलिए बच्चे का मूवमेंट आ रहा है। बच्चे का एसएनएस सिस्टम हमेशा एक्टिवेटेड रहता है, इसलिए बच्चे का मूवमेंट आ रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? वेस्टिबुलर सीकिंग का लेवल करके उसको ट्रीट करना चाह रहे हैं। तो आपने किसी से पूछा मुझे बच्चे का मूवमेंट बहुत ज्यादा है, क्या करें? आपको ऑप्शन मिल गए, आप लगा रहे हैं, लेकिन बच्चा डिसऑर्गेनाइज हो रहा है उल्टा। बच्चा अंडर अराउज्ड है, मूवमेंट लेके सीकिंग करके। सीकिंग, सेंसिटिव सीकर अलग होते हैं, और जो बच्चे हाइपो सेंसिटिव होते हैं वो अलग होते हैं। बट जो बच्चा हाइपो सेंसिटिव है, जब उसको स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है मूवमेंट की, तब कभी कभी वो बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट में दिखता है। उस समय अगर हमने सोचा कि बच्चा जो है इस समय हाइपर एक्टिव हो गया है या हाइपर सेंसिटिविटी के साइन है, और हमने उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाना स्टार्ट किया, तो हम बच्चे को किसी और डायरेक्शन में ले जाएंगे, बच्चा डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा।
तो हमें समझना है क्या है कि अगर ये साइन आ भी रहे हैं तो ये ओवर अराउजल की वजह से नहीं आ रही, अंडर अराउजल की वजह से आ रही। अंडर अराउजल में बच्चे को एक्टिवेट किया जाता है, ओवर अराउजल में बच्चे को काम डाउन किया जाता है। लेकिन रॉन्ग अप्रोचेस हम लगाते हैं, बच्चे डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली बच्चे के संग किस समय कौन से इनपुट को देना है। और ये रैंडम एडवाइसेस के नतीजे हैं, ट्रायल एंड एरर। सेंसरी सिस्टम को बहुत केयरफुली हमें उस पर काम करना है, ट्रायल एरर पे नहीं जाना। मेरे ख्याल से अभी तक की आप बात मेरी समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बिकॉज रीजन सबके अलग अलग होते हैं। एवरी चाइल्ड सेंसरी प्रोफाइल इज डिफरेंट, जो मैंने अभी कहा, कोई बच्चे हाइपर सेंसिटिव हैं, कोई बच्चे हाइपो सेंसिटिव हैं, कोई बच्चे सेंसरी सीकर हैं। तो सारी सेंसेस के अंदर वी हैव टू फिगर आउट फर्स्ट वेदर माई चाइल्ड इज हाइपर सेंसिटिव, वेदर माई चाइल्ड इज हाइपो सेंसिटिव, वेदर माई चाइल्ड इज सेंसरी सीकर। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू प्लान द इंटरवेंशन। स्क्रीनिंग होगी, प्रोफेशनल की गाइडेंस में करेंगे, रैंडम नहीं करना अपने आप, प्रोफेशनल की गाइडेंस के अंदर। अदरवाइज बच्चे का टाइम खराब होता है, टाइम वापस नहीं आता और एक लूप में हम लोग स्टक हो जाते हैं। दैट्स वाई जेनरिक एडवाइस फेल्स। सेम एडवाइस विल नॉट वर्क फॉर एवरी चाइल्ड। तो रैंडम एडवाइस पे कभी भी बिलीव नहीं करना, ना ही लेना। बच्चे बच्चों की लाइफ इतनी वो नहीं है कि हम ट्रायल्स एरर में वो सारा काम खराब कर दें। स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना है। पेरेंट्स आर द मोस्ट पावरफुल रेगुलेटर्स। आप क्या करते हैं, डेली के इनपुट को आप डिजाइन करते हैं। अगर सेंसरी के डेली के इनपुट आप डिजाइन नहीं कर पा रहे तो एक सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे हो रही है। एनवायरमेंट का 95% जो मेजर स्टेक होल्डर है, मदर्स हैं, फादर्स हैं। अगर आप एनवायरनमेंट के अंदर इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं तो आप देखिए क्या आप इस लेवल पर ट्रेंड हैं बच्चे के संग काम करने के लिए आज की डेट में? क्या आपको इतनी अवेयरनेस है? क्या कोई प्रोफेशनल आपके साइड में खड़ा हुआ है जो हर मोमेंट पे आपको एडवाइस दे रहा है? ऐसा तो नहीं कि आप अपने जिन प्रोफेशनल के संग काम कर रहे हैं आप उसे एडवाइसेस मांग रहे हैं और वो आपको 5 मिनट्स का टाइम भी नहीं दे पा रहे डिस्कशंस के लिए। आपकी जो क्वेरीज है एज इट इज पेंडिंग है। आप अनट्रेन्ड प्रोफेशनल की तरह घर में आके 23 आवर्स बच्चे के संग काम कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल का टाइम है, चाहे वो थेरेपिस्ट का टाइम है, लेकिन बच्चा मैक्सिमम टाइम आप ही के संग है। तो अनट्रेन्ड प्रोफेशनल की तरह हम काम कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करेंगे? अगर हमारा बच्चा मैक्सिमम टाइम किसी के संग स्पेंड करता है, वो नाउ ट्रेंड है सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट इस पूरे एरिया के अंदर, ना ही उनको अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग है, तो किस तरीके के इनपुट आपको मिलेंगे और एनवायरनमेंट का क्या होगा आप सोचिए। तो यहां पे समझने, तो एनवायरनमेंट को बिल्ड करना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रेपुटेशन, जो एक्टिविटीज जो काम आप करा रहे हैं उसका एक अच्छा रेपुटेशन होना चाहिए जिससे एक अच्छे मैक्सिमम रिजल्ट्स आपको मिल पाए। इमोशनल सेफ्टी जो अब हम नहीं दे पा रहे बच्चों को, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर डूइंग। आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ द पेरेंट्स आर डूइंग। वी टाइम आर नॉट देयर इन अवर शेड्यूल। वी टाइम तो नाम की चीज ही नहीं है। हम खुद ही एज्यूम करके बैठे हैं कि मेरा बच्चा सर रिस्पॉन्स नहीं करता, मेरा बच्चा बात को समझता नहीं है उतना, तो मैं उसको उससे कितना कम्युनिकेशन करूं। जब बच्चा 6-8 महीने का होता है, 6 to 8 मंथ्स का, उस बच्चे से भी हम पूरी पूरी बातें करते हैं कि बेटा पापा ऑफिस से आने वाले हैं, पापा रेड कार लेने वाले हैं, हम नए घर में शिफ्ट होंगे, आपको कौन से कलर का घर चाहिए, कौन से कलर की कार चाहिए, अच्छा मम्मी मार्केट जाएंगी थोड़ी देर में, आप पापा के संग रहना, एंड सो ऑन। क्या वो 6 to 8 मंथ्स का बच्चा सारी बात समझ पा रहा है? लेकिन उसके लैंग्वेज बिल्डिंग का बेस वहां से रेडी होता है और वो स्माइल भी करता है, कनेक्ट भी करता है। तो हमारा बच्चा 5 ईयर का है, 6 ईयर का, 7 ईयर का, 8 ईयर का, 3 ईयर्स का, तो क्या हमारा बच्चा नहीं समझ पाएगा जो आप उसको एक्सप्रेस करेंगे? बिल्कुल समझ पाएगा। ये सिर्फ हमारी लिमिटेशंस है और जिसकी वजह से बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट के टाइम पे उसमें भी इंपैक्ट आ जाता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं होती बच्चे के पास। जब इंफॉर्मेशन होगी, अगर बच्चा बोल भी रहा है, तभी वो एक्सप्रेस बेटर करेगा जब ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। तो हमें इमोशनल सेफ्टी भी बच्चों को देनी है, प्लस कम्युनिकेशन बहुत हेल्दी बिल्ड करना है। वी टाइम बहुत देना है जिससे बच्चा इमोशनली सेफ भी फील करेगा, कम्युनिकेट भी करना चाहेगा, एक्सप्रेस भी करेगा और राइट वे में उसका डेवलपमेंट होगा। ऐसा नहीं है उसका डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, रोबोटिक डेवलपमेंट नहीं होगा। मेरे ख्याल से शायद आप मेरी बात यहां पे समझ पाए। सो स्टॉप ट्राइंग टू फिक्स द बिहेवियर पेरेंट्स। बहुत सारे पेरेंट्स आजकल मेडिसिन पे जा रहे हैं, लेजर थेरेपीज पे जा रहे हैं, शॉर्टकट्स पे जा रहे हैं, जिनके प्रूवन कोई भी अभी रिसर्चेज नहीं है जिनके ऊपर। एक छोटे छोटे ग्रुप्स पे ट्रायल एरर है, उनमें कोई खास कॉन्क्रीट रिजल्ट्स नहीं है, फिर भी हम जा रहे हैं, लैक्स ऑफ लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं अननेसेसरी चीजों के ऊपर, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे कि बच्चे के ब्रेन को एग्जैक्टली exactly क्या चाहिए, बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, बच्चा क्या सोच रहा है, वो ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है, उसके ब्रेन से हमारे ब्रेन का सिंक नहीं हो पा रहा। हम ऊपर से देख रहे हैं, हम हमें एक मोनोपोली, एक राइट मिल गया है कि हम जो भी डिसीजन लेके बच्चे के लिए और वो उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। ऐसा नहीं होता पेरेंट।
तो अब मेडिसिन की साइड जब आप जा रहे हैं, आप जा सकते हैं, अगर कोई प्रोफेशनल आपको एडवाइस कर रहा है, वो आपकी अपनी पर्सनल कॉल है। समझ के आपको जाना है क्या उनके कोई प्रूवन रिकॉर्ड्स हैं, कोई रिसर्चेस उनके ऊपर आई हैं, जो रिसर्चेस ये बताती हैं कि एक बड़े ग्रुप पर ट्रायल किया गया है और कुछ मेडिकल बॉडीज ने उनको अप्रूव किया हुआ है उसके लिए। कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ ट्रायल एरर पे सारा काम हो रहा है, लेजर थेरेपी आ गई, ल्यूकोवोरिन आ गई, और सब ट्रायल एरर पे ही अपना काम करते जा रहे हैं, तो ऐसा अच्छा ये ठीक नहीं होता। बच्चे ट्रायल एरर पे जाते हैं, बच्चों को साइड इफेक्ट्स होते हैं, बच्चों को नुकसान इससे होता है। जो बेनिफिट्स हमें बताए जाते हैं, वो बेनिफिट्स कितनी लंबी बड़ी परसेंटेज में, वो समझिए। कितने पॉइंट्स के बेनिफिट्स आ रहे हैं उनके स्कोर्स के अंदर, इनको समझिए। और फिर एक सोच समझ के एक राइट डिसीजन वहां पे आप लीजिए, बच्चे के ब्रेन में जाइए। सेकंड इमेज देखिए, बच्चे के ब्रेन में जाके बैठिए, बच्चा क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, क्या फील कर रहा है। अगर सेंसरी सेंसिटिविटी है तो बच्चे के अंदर इस समय क्या चल रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन प्लान द राइट इंटरवेंशन विद द हेल्प ऑफ राइट प्रोफेशनल। राइट प्रोफेशनल शुड बी बाय योर साइड। विदाउट प्रोफेशनल डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ ट्रायल एंड एरर एट होम, विदाउट एनी गाइडेंस कि अच्छा मुझे कहीं से यूट्यूब से ये मिला मैंने ये कर दिया, यहाँ से ये मिला तो मैंने फेसबुक से सुन के लगा दिया। बिना स्क्रीनिंग के रैंडम एडवाइसेस से कोई फायदा नहीं है। सबकी प्रोफाइल अलग है, सारे बच्चे अलग हैं, इसी वजह से बच्चे स्टेबल नहीं हो पाते और बहुत सारे प्रॉब्लम चैलेंजेस आते हैं। तो राइट वे में हमें काम करना है, इन्फॉर्म डिसीजंस लेने, राइट। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये सब क्यों मिसिंग होता है, क्यों हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं। द सपोर्ट सिस्टम इज ऑफन कंप्लीट। पूरा सिस्टम इनकम्प्लीट है। जिस तरीके से अभी पेरेंट को सपोर्ट की जरूरत है, वो सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। क्या सपोर्ट चाहिए, प्रोफेशनल और पेरेंट्स। अभी मैंने फोटो पहले दिखाई थी, ये बच्चे और पेरेंट के लिए थी, अब प्रोफेशनल और पेरेंट के लिए। प्रोफेशनल और पेरेंट का ब्रेन बिल्कुल एक जैसा सिंक में हो जाना चाहिए। प्रोफेशनल क्या सोच रहा है, पेरेंट कनेक्ट करे, पेरेंट क्या सोच रहा है, प्रोफेशनल समझे, राइट इंटरवेंशन प्लान करे। सबसे बड़ा मिसिंग गैप ये हो रहा है। थेरेपीज लिए एक होम प्लान पकड़ा दिया, आप इंप्लीमेंट कर लो और उस तरीके से रिजल्ट नहीं आ पाते। अभी चाहिए क्या एग्जैक्टली हमको, ये 5 पॉइंट चाहिए, ये 5 पॉइंट आप लगा देंगे मैक्सिमम रिजल्ट आ जाएंगे। क्या 5 पॉइंट है, इसको देखिए। नंबर वन, विच एक्टिविटी सूट्स योर चाइल्ड। आपको ये क्लियर होना जरूरी है। ये कैसे क्लियर होगा, विद द हेल्प ऑफ राइट प्रोफेशनल। ये यहाँ पे रोल है प्रोफेशनल का। प्रोफेशनल स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग करके आइडेंटिफाई करेंगे बच्चे की, बच्चा कौन से स्टेट में रहता है, बच्चा हाइपर सेंसिटिव है, हाइपो सेंसिटिव है, सीकर है, सारी कैटेगरीज के अंदर स्क्रीनिंग होके प्रोफाइल रेडी होके बेस लाइन मिलेगी, और बेस लाइन के बेसिस पे एक्टिविटीज डिजाइन होंगी। फिर इंप्लीमेंटेशन होगा, फिर बच्चे को ऑब्जर्व किया जाएगा, बच्चे के रिस्पॉन्सेज राइट डायरेक्शन में है या बच्चा प्रैक्टिकल रियल सिनारियोज में कुछ और ही दिखा रहा है। जो बेस लाइन हमने प्रोफाइल ली है शायद वो अलग है और एक्चुअल सिनेरियो में बच्चा अलग है। उसके हिसाब से फिर एक्टिविटीज मॉडिफाई होती हैं, उनमें चेंजेस होते हैं। अगर आप राइट डायरेक्शन में होते हैं, एक्टिव प्लान को स्ट्रेंथन करते हैं, आप रॉन्ग डायरेक्शन में होते हैं तो रुक के वहां पे एक्टिविटीज को मॉडिफाई किया जाता है, बिकॉज यू आर हेडिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। मेरे ख्याल से मेरी बात आप समझ पाएंगे फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये पेरेंट को इंप्लीमेंट करना है। व्हेन शुड इट बी डन, ये आपको करना है। हाउ ऑफन इट शुड बी डन, ये आपको करना है। हाउ लॉन्ग इट शुड बी डन, आपको करना है। लेकिन आंसर कौन देगा, प्रोफेशनल। अगर इसके आंसर भी आप अपने आप दे रहे हैं तो प्रोसेस में मिस्टेक करेंगे आप। फिफ्थ पॉइंट, व्हेन टू स्टॉप एंड व्हेन टू एडजस्ट द एक्टिविटीज। फिफ्थ पॉइंट में प्योर प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए आपको। तो फर्स्ट में और फोर्थ में बिना प्रोफेशनल के काम नहीं होगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ में इंप्लीमेंट आप करेंगे, गाइडेंस प्रोफेशनल की रहेगी। ये एग्जैक्टली स्ट्रक्चर हमको चाहिए। दोबारा से इन पॉइंट को देख लेते हैं। विच एक्टिविटी सूट्स योर चाइल्ड, माई चाइल्ड, when should it be done, how often it should be done, for how long I have to perform these activities, when to stop the activities and adjust the activities. So we should be clear on all these 5 questions. अगर इनके आंसर हमारे पास है, वी आर हेडिंग इन राइट डायरेक्शन। अगर आंसर नहीं है, विच मीन्स वी आर हेडिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। डायरेक्शन रोड देखने में एक जैसी है, डेस्टिनेशन अलग अलग है। एक डेस्टिनेशन आपको राइट जगह पे लेके जा रही है, एक डेस्टिनेशन में आपको स्टक हो रहे हैं, नेगेटिव साइड में जा रहे हैं। देखने में रोड एक जैसी है। तो ये कौन इंश्योर करेगा, किस डायरेक्शन में जाएंगे, जिन प्रोफेशनल के संग आप काम कर रहे हैं। अपने आप ट्रायल एरर में नहीं जाना, नहीं तो हम जहां पे पहुंचेंगे अगर वो रोड रॉन्ग हुई तो बच्चे का टाइम और हमारा टाइम और जो आपका इमोशनल इम्बैलेंस होगा, उसको हम कहां से उसको रिकवर करेंगे। तो इस समझना है हमें, जो भी टाइम है क्रूशल टाइम है, राइट वे में ही इन्वेस्ट करना है। कोई भी ट्रायल एरर पे बिलीव नहीं करना। विदाउट लॉजिक सेंसरी वर्क बिकम गैस वर्क ओनली। लॉजिक नहीं है, बिना लॉजिक के काम करते हैं ना, खाली गैस वर्क होगी। गैस वर्क से कभी कोई किसी को बेनिफिट नहीं होने वाला। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ लीजिए, वैसे मैं टच कर चुका हूं लेकिन फिर भी इसको करना जरूरी है। बच्चा 45 मिनट के लिए जाता है थेरेपी सेशन में, 4 सेशन इन अ वीक।
तो इसका मतलब 3 आवर्स इन अ वीक बच्चा एक प्रोफेशनल के संग स्पेंड करता है। 3 आवर्स एक बच्चा लगाता है, तो 4 वीक में कितने लगाए? 3 आवर्स इंटू 4 वीक, यानी 12 आवर्स इन अ मंथ। 12 आवर्स को हमने 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक साल का टाइम आ गया 144 आवर्स। यहां पे देखिए थर्ड पॉइंट में। और 144 आवर्स को अगर हमने देखा कितने दिन हुए, ये डिवाइड बाय 24, 6 डेज इन एन एंटायर ईयर। 365 डेज का एक ईयर है, जिसमें 6 डेज हमारा बच्चा, अगर थेरेपिस्ट जो है हमारे बच्चे के संग फुल टाइम स्पेंड करता है, यानी सेशंस को अगर हम काउंट कर लें, बाकी के 359 डेज किसके संग है बच्चा? रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे किसके शोल्डर पे आती है? कौन मेजर स्टेक होल्डर है? क्या वो ट्रेन है या नहीं है? यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन है। वो मेजर स्टेक होल्डर है पेरेंट्स। तो अगर वहां पे पूरा प्रोसेस वीक है, तो यू कैनॉट एक्सपेक्ट मिरेकल्स इन द प्रोसेस। जो मैक्सिमम पोटेंशियल बच्चे का है, वो हमें नहीं मिल पाएगा, वो अचीव नहीं कर पाएंगे अगर हम इस तरह डिपेंडेंसी बना के रखेंगे। तो 95% ग्रोथ विल कम फ्रॉम होम। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट, यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क विद राइट पीपल, सो दैट यू कैन एबल टू स्ट्रेंथन योर होम प्लान। अगर आप सोचें आई एम इन्वेस्टिंग माई मनी, आई एम गोइंग थेरेपी सेंटर्स, कॉस्टली से कॉस्टली थेरेपी में ले रहा हूं, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। ये सिर्फ एक इनर सेटिस्फैक्शन है। इनर सेटिस्फैक्शन विल नॉट टेक यू एनी वेयर। ऑन द ग्राउंड यू हैव टू वर्क हार्ड, यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड यू हैव टू वर्क। थोड़े समय के लिए तो हमें काम ये करना ही पड़ेगा ठीक तरीके से। हमें चाहिए क्या पेरेंट्स? सबसे ज्यादा मिसिंग क्या होता है? जब घर के अंदर हम प्लान बना रहे हैं, हमारे पास कोई शीट्स नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कितने लोगों के पास ट्रैकिंग शीट्स हैं, कितने लोगों के पास होम प्लान इंप्लीमेंटेशन शीट्स हैं जहां पे आप ये रिकॉर्ड्स करते हैं कि आपने क्या क्या किया है, कितने कितने बार किया है? कोई प्रोफेशनल आपके संग बैठते हैं, 10 डेज में रिव्यू होता है आपके पास, जिस रिव्यू में प्रोफेशनल और आप बैठ के डिस्कस करते हैं कि पिछले 10 डेज में हमने जो भी किया है उसके क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, क्या रिजल्ट पॉजिटिव हैं, क्या रिजल्ट नेगेटिव हैं, क्या हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या कुछ मॉडिफाई करना है। जितनी भी आपकी पूरे वीक की 10 डेज की क्वेरीज हैं, उनको कोई सॉल्व कर रहा है, क्या ऐसा हो पा रहा है? एंड द आंसर इज बिग नो। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए? इस तरह की एक शीट चाहिए। एक सैंपल शीट मैंने यहाँ रखी है। आपको लेफ्ट हैंड पे सब क्लियर होने चाहिए। मुझे एक्स एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी का नेम मैंने मेंशन नहीं किया, क्योंकि फिर हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट से नुकसान है। हमें क्या चाहिए? एक्स एक्टिविटी मैंने करी, वाई एक्टिविटी मैंने करी, जेड एक्टिविटी मैंने करी, और मैंने इस एक्स एक्टिविटी को 2 मिनट्स करना है, वाई को 3 मिनट्स करना है, जेड को 3 राउंड्स करना है। ये मेरा मॉर्निंग का शेड्यूल है। जो भी शेड्यूल परफॉर्म करना है, आगे टिक लगा देना है। तो आप क्या करेंगे, हर 10 डेज के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने क्या एग्जैक्टली इंप्लीमेंटेशन किया, इंप्लीमेंटेशन ही मिसिंग है। और रिव्यू मीटिंग में जब प्रोफेशनल के संग बैठेंगे, प्रोफेशनल शीट से ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपने कितना राइट इनपुट दिया और वो आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। इफ यू आर हेडिंग इन राइट डायरेक्शन, तो आप उसको स्ट्रेंथन करेंगे। इफ यू आर हेडिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, आप वहां रुक जाएंगे। इस तरह पूरा शेड्यूल आपका डिवाइडेड होना चाहिए, और पूरी ट्रैकिंग आप कर पाए। जब बच्चे को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो शीट से ही ट्रैक करके बच्चे को नेक्स्ट लेवल पे आप लेके जा सकते हैं। तो ये सारे पेरेंट्स के पास एक प्रॉपर शीट स्ट्रक्चर होना चाहिए। जो पेरेंट्स यहाँ पे शॉर्टकट के लिए आए हैं, देखिए शॉर्टकट हमारे सेशंस में नहीं होता, तो उनको ये सेशन समझ में शायद नहीं आएगा। और शॉर्टकट अप्रोच से हमें निकलना पड़ेगा, राइट वे में काम करना पड़ेगा। सो पेरेंट हैज टू वर्क विद अ मल्टी सेंसरी अप्रोच एंड टारगेट ऑल द एरियाज। ऐसा नहीं है कि बच्चा वेस्टिबुलर सीकर है तो खाली मूवमेंट पे काम करे तो काम बनेगा। बच्चा विजुअल सीकर है तो खाली विजुअल पे किए काम तो काम बनेगा। बच्चा टैक्टाइल सीकर है या टैक्टाइल हाइपर सेंसिटिविटी है, यू आर टारगेटिंग ओनली वन एरिया, सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। ब्रेन चंक्स में काम नहीं करता। ब्रेन सारे सिस्टम्स को, सारे इनपुट्स को कंबाइन करेगा, डिकोड करेगा, उसका एक इनपुट निकालेगा, उससे एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर सिस्टम्स में इंपैक्ट है, तो बाकी सिस्टम की प्रोसेसिंग पे भी इंपैक्ट आएगा, क्योंकि एक ही संग हम मल्टीपल सिस्टम्स के थ्रू ही इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। राइट? अभी आप मुझे देख भी रहे हैं, अभी आप मुझे सुन भी रहे हैं, अभी आप बैठे भी हुए हैं। आपका कोर भी इन्वॉल्व है, आपका प्रोप्रोसेप्टिव सिस्टम भी इन्वॉल्व है, आपका वेस्टिबुलर सिस्टम भी इन्वॉल्व है, ऑडिटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व है, विजुअल सिस्टम भी इन्वॉल्व है। देन यू आर टेकिंग दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मी, राइट? सो एक ही समय बहुत सारे मल्टी सेंसरी सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, और उसी अप्रोच से हमें काम करना पड़ता है। 3 या 3 से ज्यादा सिस्टम को आप एक संग कंबाइन कर दीजिए, ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है और ज्यादा अच्छा फंक्शन करता है। तो किस तरीके से कॉम्बिनेशंस रेडी करने हैं, किस तरीके से इंटीग्रेशन कराना है, ये बहुत एक आर्ट है, पूरा साइंस है इसके पीछे, जिसके संग प्रोफेशनल काम करते हैं, राइट प्रोफेशनल। बाकी तो सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। इफ यू फील यू आर मिसिंग दिस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए मेरे पास, बड़ी अच्छी, जिससे कुछ प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो पाएगी, अभी मैं आगे दूंगा आपको। इफ यू फील यू आर मिसिंग द स्ट्रक्चर्ड अप्रोच,
यू कैन कनेक्ट विद अस एट 7042577890। ये मेरी टीम का नंबर है, आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर लीजिए। अगर कोई भी कंफ्यूज है, किसी को कंसल्टेंसी की जरूरत है, या कोई हमारे संग प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं, 2 प्रोग्राम्स हम रन करते हैं, तो उसमें हम आपके स्ट्रक्चर पूरे बिल्ड कर देंगे। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है पेरेंट के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहां तक आए हैं, इस अनाउंसमेंट के संग वेट कीजिएगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी। जिनको खाली नॉलेज गेन करनी हो, कंफ्यूज्ड है, दी सेंसरी क्लैरिटी गाइड फॉर पेरेंट्स मेरी बुक है, नीरज गोयल के नाम से, हर जगह अवेलेबल है। इंडिया में हो आप, इंडिया से बाहर हो, हर जगह अवेलेबल है, आप कहीं से भी लेके इसको पढ़ सकते हैं। अमेजन अमेजन.com से ले लीजिए, अमेजन.in से ले लीजिए, फ्लिपकार्ट से ले लीजिए, नोशन प्रेस, और बहुत अलग अलग साइट्स पे अवेलेबल है। तो आप इसको लीजिए, यहां से आपको पूरा बेसिक क्लैरिटी मिलेगी। सारे सेंसरी सिस्टम्स को मैंने पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिकोड किया है, और यहाँ पे आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी करना क्या है एग्जैक्टली। थ्योरी ओवरलोड इसमें नहीं रखा है, सिर्फ पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी बुक है ये। इसको लीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, स्ट्रेंथन करिए। 100 यूनिट ब्रेन बैटरी मेरी दूसरी बुक है। ब्रेन 2 पार्ट्स में काम करता है, पहला पार्ट है स्टेबिलिटी, सेकंड पार्ट है स्टेबिलिटी के बाद डेवलपमेंट। उसके पूरे सिस्टम को डिकोड किया, ये पूरा प्रोसेस मैंने बिल्ड किया हुआ है। इसको आप जाके पढ़िए, आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी, हेल्प मिलेगी बच्चे के संग काम करने में। डेली के जो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, वो यहां से आपके क्लियर हो जाएंगे। जो हमसे कनेक्ट नहीं होना चाहते, तो आप इस तरह भी अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है पेरेंट्स, @नीरज गोयल डैश सेंसर इंटीग्रेशन। ये चैनल सिर्फ कम्युनिटी के ग्रुप के लिए, जैसे आप कम्युनिटी का पार्ट हैं, आज आपने वेबिनार लिया है तो कम्युनिटी का ही पार्ट आप हो गए। आपको मेन ग्रुप में हम लोग इनवाइट कर देंगे, ग्रुप में मेरी टीम ने पोस्ट भी किया होगा, आप मेरे कम्युनिटी ग्रुप में आ सकते हैं, तो वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां हम टिप्स शेयर करते रहते हैं, तो आपको उससे बेनिफिट होगा। या यूट्यूब चैनल पे जाके मैंने बहुत सारे रिफ्लेक्सेस की वीडियोस बनाई हुई हैं, मेजर रिफ्लेक्सेस के जो वेबिनार्स हैं उनको हमने वहां पे अपलोड किया हुआ है, वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सेंसरी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और आने वाले टाइम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस पे अपलोड होगी पेरेंट्स के लिए। तो सिर्फ पेरेंट्स के लिए, कोई भी इसका पर्पस प्रमोशन नहीं है, कोई भी इसका पर्पस किसी को एडवर्टाइज कराना नहीं है, सिर्फ पेरेंट कम्युनिटी के लिए हमने किया हुआ है। ये हमारा ग्रुप है, जिसका लिंक हमने शेयर किया होगा, रिफ्लेक्सिव इंटीग्रेशन सेंस इंटीग्रेशन का, आपके ग्रुप में आया होगा। जितने पेरेंट्स हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, इस ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। एक अनाउंसमेंट है, इसके बाद अनाउंसमेंट के लिए रुकिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2 प्रोग्राम्स हम रन करते हैं पेरेंट्स, प्रोग्राम दोनों यहाँ पे हमने दिए हुए हैं, पीपीटी आपसे हम ग्रुप में शेयर करेंगे, तो प्रोग्राम डिटेल आपको वहां मिल जाएगी। पहला हमारा प्रोसेस क्या होता है, पेरेंट हमारे साथ कनेक्ट हुए, कंसल्टेशन मीटिंग हुई, आपको हमने सेंसरी प्रोफाइल का फॉर्म दिया, आपने वो फिल किया, आपसे बच्चे की वीडियोज ली हमने, ठीक है, आपसे जो डिस्कशन किया, उन सबके बेसिस पे हम एक होम प्लान रेडी करते हैं, होम प्लान आपसे शेयर करते हैं। उसके बाद एक होम प्लान इंप्लीमेंटेशन मीटिंग होती है, उसमें गाइड करते हैं कैसे इंप्लीमेंट करना है। और उसके बाद हर 10 डेज में रिव्यू मीटिंग्स होती है, 9 रिव्यू मीटिंग्स हमारे प्रोग्राम में रहती हैं, और जिसमें जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं वो सॉल्व करी जाती हैं, प्रोग्राम को स्ट्रेंथन किया जाता है। कोई पेरेंट चाहते हैं कि ऑब्जर्वेशन भी इसमें इंक्लूड रहे, तो सेकंड जो हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम 2, इसमें ऑब्जर्वेशन का पार्ट इंक्लूड होता है। 70 आवर्स पर्सनली मैं ही इन्वेस्ट करता हूं आपके संग, से पूरा हम एनालिसिस बच्चे करते हैं, वीडियो एनालिसिस डेली बेसिस पे, जो आप वीडियो भेजते हैं उसमें करेक्शन, और आपको बताना कि बच्चा कहाँ पे राइट जा रहा है, कहाँ पे रॉन्ग, जो जो क्वेरीज आ रही हैं, तो पूरा ऑब्जर्व करते हुए प्रोसेस को बिल्ड करते हुए चलते हैं, इससे कहीं भी आप स्टक नहीं होते। पीपीटी आपको मिल जाएगी, डिटेल्स आप वहां से देख लीजिएगा, मेरी टीम से भी आप इसके लिए कनेक्ट कर सकते हैं। ये बार कोड है, इसको स्कैन करेंगे तो एनरोलमेंट फॉर्म आपको मिल जाएगा, पीपीटी आपको मिलेंगे, वहां से स्कैन कर लीजिएगा, अब भी आप कर सकते हैं। तो जो भी हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, एनरोलमेंट फॉर्म फिल करके आप हमारी टीम से बात करके कनेक्ट हो सकते हैं, प्रोग्राम में स्टार्ट कर सकते हैं अपना। अब एक अनाउंसमेंट जो आपके लिए है बहुत इंपॉर्टेंट, 20 मिनट की फ्री कंसल्टेशन कॉल फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं वेबिनार में, अभी कभी हमने आज तक नहीं दी, क्योंकि स्लॉट्स मेरे पैक होते हैं। ये मैं आज आपको दे रहा हूं, पहले 5 पेरेंट्स को। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप करना है व्हाट्सएप के ऊपर। जो पहले 5 मैसेज आएंगे हमारे पास, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, फ्री कंसल्टेशन कॉल आपको, टाइम मेरा जो भी स्लॉट मेरे अवेलेबल है, आपकी अवेलेबिलिटी है, मैच करा के शेड्यूल कर देंगे, और 20 मिनट की कंसल्टेशन आप मुझसे कर सकते हैं, इसका कोई भी चार्ज हम आपसे नहीं लेंगे। अब ये करना क्या है, प्रोसेस समझ लीजिए कैसे आप ये ले सकते हैं, जो इसमें आना चाहते हैं। व्हाट्सएप पे आपको हमें लिख के भेजना है अपॉइंटमेंट 20, अपॉइंटमेंट 20, नोट कर लीजिए। रेडी रहिए, मैं नंबर बताऊंगा, उस नंबर पे भेजेंगे। जो पहले 5 हमारे पास मैसेज आएंगे, फर्स्ट 5 मैसेजेस, सिर्फ उन्हीं को हम दे पाएंगे, क्योंकि स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं, तो सबको नहीं दे पाएंगे। तो ये आप क्लियर रहिएगा, आपको क्या लिख के भेजना है, अपॉइंटमेंट 20, व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, जो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बताऊंगा,
फर्स्ट जो 5 पेरेंट्स होंगे, मेरी टीम उनसे कांटेक्ट करेगी 24 आवर्स से 48 आवर्स में, और फिर आपके अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे, जिसके कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने। लेकिन अगर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर रही है, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू कर रही है, चाहे कॉल के थ्रू कर रही है, अगर आपके नेक्स्ट 6 आवर्स तक कोई भी रिस्पॉन्सेज नहीं आ पाते किसी वजह से, तो जो बाकी वेटिंग लिस्ट में पेरेंट्स होंगे, फिर हम आपकी सीट उनको पास ऑन कर देंगे। तो टोटल 5 पर्सन को ही हम ये अपॉर्चुनिटी पेरेंट्स को दे पाएंगे डायरेक्टली कनेक्ट करने की। अब प्रोसेस आप लिख लीजिए। अपॉइंटमेंट 20 आपको लिखना है और सेंड करना है। नंबर मैं आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट स्क्रीन पे नंबर आने वाला है, जिस नंबर पे आपको सेंड करना है, टीम का नंबर है भाई, 7042 577 890। इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है अपॉइंटमेंट 20। और प्लीज वही पेरेंट मैसेज करें जो सीरियस हैं बच्चों के संग काम करने के लिए, जिनको कहीं ना कहीं प्रोसेस में स्टक हो रहे हैं, और आगे वो ओपन भी हैं कि वो हमसे कनेक्ट होके काम करना चाहेंगे। तो वही पेरेंट यहाँ पे मैसेज करें जो सीरियसली काम कर रहे हैं, जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, स्टक हैं, डिस्कस करना चाहते हैं बच्चे की प्रोफाइल। 7042 577 890। क्या लिख के भेजना है आपको? अपॉइंटमेंट 20। ठीक है, लास्ट टाइम मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर मैं इसको वाइंड अप करूंगा। अपॉइंटमेंट 20 आपको भेजना है, लिख के 7042 577 890। पीपीटी आपको ग्रुप पे शेयर हो जाएगी इसकी। थैंक यू पेरेंट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो मेरे ख्याल से आगे का प्रोसेस आप टीम से कनेक्ट करके कर लेंगे। और कोई अगर पेरेंट किसी की कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज आप अपनी क्वेरी मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क योर क्वेरीज।